ओके सर। शीट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारे पास शीट ओपन। इसमें क्या करेंगे, रीस्पेसिफिकेशन। यस सर। रीस्पेसिफिकेशन में होता है डेटा का, जैसे कि सपोज दैट हमने ये किया हुआ है, ये हमारे वेरिएबल्स नेम है, एज है, जेंडर है, एजुकेशन है, फैमिली है, पर्सनल इनकम है, वर्क एरिया है, बीपीएल कार्ड होल्डर है या नहीं है, या एपीएल कार्ड होल्डर है, फैमिली स्टेटस है कि स्टेटस जॉइंट है या आपका न्यूक्लियर है, मंथली एक्सपेंसेस है, एडवाइस किससे ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं। जैसे कि सपोज दैट ये हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल का जो लेबल है ये बोल रहा है आपका लेबल कि भाई टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स, जो इनके बड़े हैं फैमिली में। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है ये कि टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स एंड स्पाउस। स्पाउस मीन्स होता है हस्बैंड वाइफ आपस में किसी से सलाह ले रहे हो। तो देन कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने डेटा कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है या आपका डेटा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो आप इसको रीस्पेसिफिकेशन भी कर सकते हो। रीस्पेसिफिकेशन मीन्स यदि किसी ने दिया है कि भाई मैं तो एल्डर से ही सलाह लेता हूँ, तो फिर इस पोस्ट का क्या काम है, इसे हटा देंगे तो टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर कर देंगे। दैट इज द री स्पेसिफिकेशन कि हमने क्या किया कि भाई वो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेता है और हस्बैंड वाइफ आपस में नॉर्मली नहीं लेते, या इसको अलग कर दिया आपने वेरिएबल्स को। सेम कि भाई आपका जो वेरिएबल्स है ये डिफरेंट हो जाएगा। दूसरा दैट इज द, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ साथ ही साथ सिखा देता हूँ कि जैसे देखो ये डेटा ऑलरेडी क्लीनिंग डेटा है, पर फिर भी इसमें कुछ बाइसनेस मिलेगी आपको। बाइसनेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसमें, क्योंकि ये मैंने कंप्लीट सीट शो नहीं की, मतलब वो नहीं की है सेव जो क्लीनिंग वाली। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे इसने क्या किया कि जो वैल्यू हमने सपोज दी थी उसे दे दिया। तो अब आप यदि हम इसमें देखें यहाँ पे, कहीं पे बचा हुआ है कुछ या नहीं, बच्चे ये तो डेटा टोटल क्लीनिंग है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज दैट जैसे कि हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ इसमें वो कर देते हैं मिस्टेक अपने यहाँ पे डेटा में, तब हमारे पास क्लियर रिजल्ट आ जाएगा। हाँ देखो ये रह गया, ये कुछ जो है कॉलम ब्लैंक रह गया है, यहाँ पे हमने कुछ और वैल्यू लिख दी है, खाली छोड़ दी है। तो दैट इज द डेटा क्लीनिंग। ऐसा कोई कॉलम ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। तो ये होगा आपका केस ऑफ द इनकम्प्लीट डेटा सेट। और एक आपका केस हो जाएगा इसमें डेटा क्लीनिंग में, मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ 4 है, हमने 6 कर दिया, यहाँ हमने 8 कर दिया, यहाँ हमने 9 कर दिया, और यहाँ हमने 0 कर दिया है। ठीक है जी। सो यस। केस, अब देखो क्या होगा जब हम डेटा क्लीनिंग देखेंगे, हम इस चीज को भी देखेंगे। रख दे। कहाँ हो रहा है भाई, कैसे अच्छी खासी टेबल को शेयर होना। अच्छा यहाँ पे
अब बच्चे इसमें क्या होता है कि जहां जहां हमने चेंजेस किया है उस डेटा में, वहाँ आउट ऑफ रेंज डेटा दिखाने लग जाएगा कि भाई यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, कहाँ पे चेंजेस किया है कुछ नजर आ रहा है। चलो दोबारा कर देते हैं, सेव नहीं करने का तो हमारा फिर इसमें करके सपोज दैट एज इट इज यहाँ पे रखते हैं, इसको हमने 8 कर दिया है, इसको 9 कर दिया है, और तब हम इसको ऐसे करेंगे। तो देखो जब हमने इसके डेटा वेरिएबल्स देखे कि भाई वेरिएबल्स क्या है, किस मतलब एक को हमने क्या माना है, 2 को क्या माना है, तो इससे हम चेक करते हैं। यहाँ पे ये है कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यहाँ पे आपकी है, तो इसने यहाँ पे 8 दिखा दिया, इस पर 9 दिखा दिया, तो मीन्स हमारी जो क्या है यहाँ पर रेंज 4 है, और यहाँ पर रेंज लेबर ये है 4 है, तो दैट इज द केस ऑफ द आउट ऑफ रेंज। तो इस तरीके से डेटा की क्लीनिंग होती है। और फिर चलते हैं हम अपनी स्लाइड पे ही। सो वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन, ये मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन। वेरिएबल रीस्पेसिफिकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा टू क्रिएट न्यू वेरिएबल्स और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। या तो आप उसको नया नाम दे दोगे या कोई मॉडिफाई कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको एसपीएसएस की सीट में बताया है। Example है the researcher may create new variable that are composite of the several other variables। आप ऐसे भी वेरिएबल्स को कर सकते हैं जो ऑलरेडी अदर वेरिएबल को कंपोजिट कर रहा है, ऐसा न्यू वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। डमी वेरिएबल्स आर यूज्ड टू री-स्पेसिफाई कैटेगरी वेरिएबल्स। The generally rules like re-specify a category variables within a k category or k1 dummy variables are needed। अब इसमें क्या है, के और के वन को बोल जाओ कि भाई के कैटेगरी क्या है या के वन क्या है। इसमें आपको रिमेंबर रखना है कि भाई कुछ डमी वेरिएबल आप क्रिएट कर सकते हो यदि आपके डेटा की कंसिस्टेंसी या क्लीनिंग में कोई मीन्स ड्यूरिंग क्लीनिंग के आपको लगा कि डेटा या वेरिएबल सेम है या आपका वेरिएबल्स आपके अकॉर्डिंग नहीं है, सो आप डमी वेरिएबल्स पे क्रिएट कर सकते हो। सो जैसे कि इसमें दिया गया कि प्रोडक्ट यूजेज है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है और डमी वेरिएबल्स और वेरिएबल्स कोड, ये कुछ दिए गए हैं। इसने क्या किया, ये डमी वेरिएबल्स प्रोडक्ट कैटेगरी वेरिएबल कोड x1, और ये आपके जो है ना मान लिए गए हैं कि x1 x2 x3 ये डमी वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। फिर इन्हें कोडिंग करते यस सर। हैं। इस तरीके से आप जो है किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे इन्होंने x1 x2 x3 माना है, बट आप जो है ना वेरिएबल को कोडिंग उसके नेम से भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा ना कि स्पोर्स एंड इल्डर्स की कैटेगरी को उसने कहा भाई किसी ने स्पोर्स से मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ ने अपनी एडवाइस को शेयर नहीं किया, तो देन आप एल्डर्स ले सकते हो, उसको हटा सकते हो स्पोर्ट्स को। या कई बार आपसे क्वेरी होती है कि भाई नॉर्मली हस्बैंड वाइफ की एक ही सलाह रहती है तो आप इसको हटा दीजिए, तो देन आप स्पोर्ट्स को ले सकते हो, वो एल्डर्स को ले सकते हो, या आप ले सकते हो कि उसकी जगह अलग वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बिग मेंबर इन आवर फैमिली, कि भाई बड़ा है कि मीन्स मॉडिफाई कर सकते हो उसे कम्प्लीटली। तो जैसे यहाँ पर नोट दिया है, नोट x इक्वल टू 1 ऑफ द नॉन यूजर्स and 0 for the all others. Likewise, x2, x1 for light users and 0 for all users. Means यहाँ पे इसमें दिया गया है कि नोट करवा दिया गया है कि भाई a मान लिया हमने, वन वेरिएबल्स मान लिया, यानी कि जो हमारा वेरिएबल वन है वो मान लिया गया फॉर नॉन यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, 0 है फॉर जो यूजर्स यूज करते हैं। सो ये दैट इज द कोडिंग या क्लीनिंग का सिस्टम।
नेक्स्ट है स्केल ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन स्केल्स। अब बच्चे इसमें क्या होता है, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व ए मैनिपुलेशंस ऑफ द स्केल्स वैल्यू टू इंश्योर comparability wise other scales or otherwise make the data suitable for analysis. A more common transformation procedure is standardization. Standardized scores G may be obtained as, अब जो स्टैंडर्डाइज स्कोर है JI, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि XI माइनस एक्स मीन्स जो आपका वेरिएबल का साइज है, ये टोटल वेरिएबल्स है, माइनस मीन्स क्या है, और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन SA जो है, ये इसको ऐसे कर सकते हैं। चलो इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। ये होता क्या है बच्चे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केल कैसे करते हैं। हाँ, जैसे कि सपोज दैट आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, ठीक है जी, और जब आपने कोई डेटा कलेक्ट किया तो देन आपने एक मेथड यूज किया कि 1 to 7 वैल्यू दिलानी है, या आप जो है ना 1 to 7 नंबर डालने हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि डू यू लाइक एनी ब्रांड मीन्स लिस्टेड इन दिस लिस्ट, कि भाई आप ऐसे इन जो ये आपके जो आप पसंद करते हो इन ब्रांड को जो लिस्ट में दिए हैं, और आपने आगे कर दिया कि गिव द वैल्यूज 1 to 7 वेयर इज 1 मोस्ट लाइक और 7 लिस्ट लाइक या डिसलाइक। आपने ऑप्शन दे दिया कि रेस्पोंडेंट के सामने एक लिस्ट दे दी, और आपने क्वेरी किया कि भाई इसमें से आप किसी ब्रांड को पसंद करते हो, और आप 1 से 7 वैल्यू दे दीजिए, जहां पे 1 सबसे ज्यादा है और 7 सबसे कम है। ये आपने क्वेरी कर लिया, तो देन अब आपको क्या हुआ, आपको बाद में पता चला है कि ये स्केल तो कहीं यूज ही नहीं होता। वहां पे ये होता है कि 7 सबसे ज्यादा है और ये 1 सबसे कम है। तो इस केस में आप क्या करोगे? हाँ जी बच्चे, हेलो, हाँ जी हाँ जी। ये चीज मैं जो आपको समझा रहा हूँ ना, स्केल ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? कि भाई आपने क्वेरी किया कि भाई आप इस ब्रांड जो हमने लिस्ट बनाई है, इसमें से किस ब्रांड को ज्यादा पसंद करते हैं और किसको कम करते हैं और किसको नहीं करते। 1 से 7 रैंक वो वैल्यू देनी है, जहां 1 मीन्स होता है मोस्ट लाइक और 7 मीन्स होता है डिसलाइक। उसी के बीच में 2 3 4 5 6 हो गए, 2 3 4 5 6 हो गए कि यदि 2 कर रहा थोड़ा सा कम लाइक कर रहा है, 3 करेगा उससे कम है, यस करेगा उससे कम है, 5 करेगा मोर लेस देन 4 से है, और लेस देन 6, और 7 मीन्स होता है डिसलाइक। तो देन अभी आपको पता चला ये स्केल तो कहीं यूज नहीं हो रहा, स्केल थोड़ा सा उल्टा यूज हो रहा है कि भाई 7 मोस्टली मानते हैं कि लाइक है और 1 है डिसलाइक। तो देन अब आप क्या करोगे? लिख दिया गया आ मोर कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज स्टैंडर्डाइजेशन स्कोर, इसको हम बोलते हैं ZI मे बी ऑब्टेन एज, और इसको ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि ZI मीन्स आप जो आपके टोटल 7 है उसका मेन स्कोर निकाल लेंगे, जो उसको प्लस करके, और इसको जो ना एक एक वैल्यू में से, जैसे कि 1 है, 1 में से मीन स्कोर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन करके आप वैल्यू निकाल लेंगे। और इसका एक सिंपल तरीका ये होता है कि जब हमें इसे अपोजिट करना है, स्कोर को स्केल चेंज करना है, तो देन आप वैल्यू को चेंज कर दीजिए। जब 1 किया है वहां पे 7 कर दो, जहां पे 2 किया है वहां पे आपका 5 हो जाएगा, 3 पे आपका 4 हो जाएगा, 4 पे आपका 3 हो जाएगा, और 1 पे आपका हो जाएगा, मतलब नहीं 4 इसमें चेंज नहीं होने का, 4 एज इट इज रहेगा, 5 पे हो जाएगा 2,
नहीं 3 और 6 का हो जाएगा आपका ये, तो इस तरीके से आप स्कोर को अपोजिट कर दो। सो दैट इज द स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ये देखो, ये गलत स्लाइड है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द मल्टीवेरिएट टेक्निक। इससे पहले भी कुछ है? वाटर। चलो, स्केल्स ट्रांसफॉर्मेशन आपने सीख लिया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिवेरिएट टेक्निक। अब ये यूनिवेरिएट क्या होता है बच्चे और मल्टीवेरिएट क्या होता है? यूनिवेरिएट मीन्स जब आप एक वेरिएबल का एक वेरिएबल से कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि आप देखना चाह रहे हैं कि एजुकेशन का सैलरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दैट इज द यूनिवेरिएट एनालिसिस। या आप जो इसको एनालिसिस करने के लिए टेक्निक यूज करेंगे दैट इज यूनिवेरिएट टेक्निक। जब आप एक डेटा मतलब एक वेरिएबल का एक ही वेरिएबल से चेक करना चाह रहे हो, ठीक है, तो दैट इज द यूनिवेरिएट एनालिसिस। जैसे कि अब इसको यूनिवेरिएट टेक्निक में कैसे करेंगे, मैट्रिक्स डेटा होगा आपके पास और नॉन न्यूमेरिकल डेटा होगा। मैट्रिक्स टेस्ट में आप लगाएंगे वन सैंपल टेस्ट, जिसमें आपका टी टेस्ट हो जाएगा, जेड टेस्ट हो जाएगा, और आपका मैट्रिक डेटा पर 2 और मोर सैंपल टेस्ट भी लग सकते हैं, लाइक इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट और रिलेटेड। रिलेटेड में हो जाएगा 2 ग्रुप टेस्ट, जिसमें आपके पास 2 ग्रुप हो। यदि ग्रुप है तब भी आपका यूनिवेरिएट ही होगा, यानी कि 2 ग्रुप है, 2 ग्रुप टेस्ट एंड जेड टेस्ट। रिलेटेड पर लग जाएगा पेयर्ड टी टेस्ट। और आपका न्यूमेरिकल डेटा जो होगा, नॉन न्यूमेरिकल डेटा में वन सैंपल पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, काई स्क्वायर, केएस टेस्ट, रन और बाइनोमिनल टेस्ट। इसमें आप काई स्क्वायर और टी टेस्ट से ही और जेड टेस्ट से शायद आपको पता होगा। एंड 2 एंड मोर सैंपल जब आपके पास हो जाएंगे इसमें, तो देन आपके पास क्या लगेगा, इंडिपेंडेंट टेस्ट में काई स्क्वायर लग जाएगा, काई स्क्वायर, मैन व्हाइटने टेस्ट, मीडियन मिडिल वैल्यू जिसे माध्य क्या बोलते हैं, और केएस टेस्ट। रिलेटेड मतलब है सिग्निफिकेंस, विल्किंसन और मैकनेयर और काई स्क्वायर। नेक्स्ट ये टेस्ट लग जाएगा रिलेटेड में भी। अब बच्चे डीपली एक बार हम इसे देख लेते हैं कि ये कहानी क्या है, काई स्क्वायर वगैरह क्या होता है। ये आपको क्लियर नजर आ रहा है बेटा? यस सर। जब भी हम करेंगे एनालिसिस में जाएंगे, एनालिसिस, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। ये होगा आपका स्टैटिस्टिकल, दैट इज द फ्रीक्वेंसीज। जब आपकी फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज आपको निकालनी हो, फ्रीक्वेंसी सपोज दैट हम जेंडर्स की निकाल रहे हैं कि भाई जेंडर की फ्रीक्वेंसी क्या है या मेल फीमेल कितने हैं, ठीक है जी। देन स्टैटिस्टिक में आपका आ जाएगा, यदि आपको क्वार्टाइल्स देखना है, इसके क्वार्टाइल्स, ठीक है जी, कट पॉइंट देखना है, ये सारा कुछ इसमें, परसेंटाइल देखना हो यहाँ पर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना हो, वेरिएबल देखना हो, रेंज कितनी है, मैक्सिमम और मिनिमम, मीन मीन्स एवरेज, मीडियंस मीन्स मिडिल वैल्यू, मोड मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, और सम मीन्स टोटल। ये आप कुछ भी एसपीएसएस में देख सकते हो और वो भी 1 मिनट में, क्योंकि हम टोटल देख लेते हैं कि क्या होगा, सम वगैरह सारा कुछ देख लेते हैं।
तो देन ये आपके SPSS ने रिजल्ट दे दिया कि भाई ये जो जेंडर की स्टैटिस्टिक है, मीन मीडियन मीन्स मिडिल वैल्यू 1 है, मोड 1 है कि 1 ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो दैट मोड 1 है। और सम ऑफ है 403 आपके रेस्पोंडेंट है। 403 में से आपका जो रेस्पोंडेंट है मेल 177 है और फीमेल आपका 133 है। ठीक है जी। यहाँ पे बच्चे जो ने 403 दिया है, ये कैसे दिया है कि मीन और मोड की वैल्यू जोड़ के 403 किया है। बाकी जो यदि रेस्पोंडेंट है, जो हमारे पास एक्चुअल रेस्पोंडेंट है, ये हमारे पास 290। सो दैट इज इसमें दिया है 61% आपके मेल है और 39% आपके फीमेल है। दैट इज द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। और आपने क्या किया, यूनिवेरिएट एनालिसिस है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपका डिस्क्रेपिस में ही जाएंगे। यदि हम क्रॉस टाइम में आते हैं, अब हम क्या करेंगे, हम काई स्क्वायर टेस्ट लगाएंगे। सपोज दैट यहाँ पर हमारा जेंडर हो गया, हम जेंडर मेल फीमेल के बीच में और टेक एडवाइस फ्रॉम कि भैया अपने बड़ों से एडवाइस लेते हैं या नहीं लेते हैं। एग्जैक्ट ऐसे छोड़ देंगे, इसका मतलब स्टैटिस्टिक में हमें चाहिए पाई स्क्वायर और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें और भी टेस्ट दिए हुए हैं, कंसिस्टेंसी कोफिशिएंट है, फाई है, इससे ज्यादा में और कुछ नहीं चाहिए। सेल्स कॉलम हट गए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास बेटा आ जाएगा काई स्क्वायर रिजल्ट। तो देन क्या दे रहा है कि टेक एडवाइस फ्रॉम बिल्डर्स एंड स्पोर्ट्स है, इसने दिया है केस प्रोसेसिंग में आया है आपका 290%। हमारे 290 रेस्पोंडेंट है, 100% रेस्पोंडेंट को काउंट किया है और मिसिंग परसेंटेज 0, कोई भी ऐसा नहीं कि जो कॉलम या खाली हो या कोई रेस्पॉन्स ना दिया हो। 290 टोटल आपका 290 होगा। सो ये बच्चे काई स्क्वायर रिजल्ट आपके सामने निकल के आ गया है। काई स्क्वायर रिजल्ट, काई स्क्वायर रिजल्ट में हम बच्चे क्या देखेंगे, जो ये जो ना आपका एसिम्प्टिक सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं पी वैल्यू। ये पियर्सन काई स्क्वायर है, पियर्सन कांस्टेंट है। तो देन हम यहाँ पे ओनली इसको देखेंगे, तो दैट है 0.013। और काई स्क्वायर का रिजल्ट जो आप इसमें मानते हैं कि भाई सिग्निफिकेंट पी वैल्यू शुड बी लेस देन 0.05, so that value is, या this value लेस देन 0.05, देन ये बोलता है कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस है। और बच्चे यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि काई स्क्वायर, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये टेस्टिस आपको डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल और बिटवीन टू पॉपुलेशंस बताएंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था कि जेंडर्स जो है टेक एडवाइस फ्रॉम एल्डर्स एंड स्पोर्ट्स, कि भाई जेंडर में क्या डिफरेंस है एडवाइस लेने के सिलसिले में, कि बड़ों से एडवाइस लेना पसंद करते हैं या नहीं करते। तो देन आपकी काई स्क्वायर रिजल्ट ने निकाल के दिया है कि जी नहीं, ये नहीं करते हैं। मतलब हाँ करते हैं, डिफरेंसेस है कि भाई मेल फीमेल ज़्यादा वो करते हैं। जैसे कि यदि रूरल एरिया में देखा जाए तो फीमेल पर्सन अपने बड़े से बड़े बुजुर्गों से या हस्बैंड से क्वेरी करके ही कोई सामान परचेज करती है। सो दैट इज डिफरेंस इसने शो कर दिया। बच्चे मैं यहाँ आपको काई स्क्वायर मतलब ये नहीं सिखाना है कि डिफरेंस क्या है क्या है, मैंने आपको बताया है क्योंकि आपकी 4 यूनिट बेस्ड ऑन है SPSS। तो देन SPSS में हाउ टू कैलकुलेट काई स्क्वायर। तो काई स्क्वायर के लिए क्या करोगे, पहले आप डेटा शीट चला जाएगा, इसका डेटा ये एक ऐसी डेटा शीट प्रिपेयर करोगे जिसमें आपके ये वेरिएबल्स होंगे। और उसके बाद जब आप काई स्क्वायर लगाओगे एनालिसिस में जाओगे, एनालिसिस में जाकर डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में जाके क्रॉस टैब,
ये ना डिस्क्रिप्टिव, क्रॉस टैब, और एक जगह से और आपको काई स्क्वायर मिल जाएगा, जहां पे आप जाओगे यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कहीं को नजर आ रहा होगा आपको, ये रहा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आ जाएगा लेगेसी, या वन सैंपल में जाओ, नहीं तो इसमें नहीं आ रहा है, वन सैंपल में नहीं है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये आगे बच्चे काई स्क्वायर, यहां से भी आप काई स्क्वायर कंडक्ट कर सकते हो। सो देर आर टू वे टू कंडक्ट द काई स्क्वायर टेस्ट। फर्स्ट आप क्रॉस टैब में जाके एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव एंड क्रॉस टैब, और सेकंड आप काई स्क्वायर कंडक्ट कर सकते हो जाके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड लेगेसी एंड काई स्क्वायर। और देखो इसमें आपका जो केएस टेस्ट है वो भी दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट भी दिया हुआ है, के इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट भी दिया गया है, टू रिलेटेड सैंपल टेस्ट भी दिया गया है, और के रिलेटेड सैंपल टेस्ट भी दिया गया है, जो कि हमने अभी स्लाइड में देखे हैं, सारे टेस्ट इसमें दिए हुए हैं। जब आप यूनिवेरिएट एनालिसिस कर रहे हो, एक वेरिएबल से अदर वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हो, दैट इज ऑल टेस्ट कंडक्टेड इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। क्लियर बेटा? हेलो? यस सर। हाँ, अब बच्चे आपको करना क्या है, यदि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो जो ये आपके सामने टेबल रिप्रेजेंट हो रही है, कुछ ऐसी टेबल वहां पे बना के दिखा देना है, हाँ जी सर। नहीं करना वहां पे अंदर, वहां पे आपको जो है जब वो कहेगा कि भाई आप काई स्क्वायर कैसे कंडक्ट करोगे, तो देन आप ऊपर बना के एडिट वेरिएबल एनालिसिस और छोड़ देना सीट में, जैसे एक्सेल की शीट बनाते हैं, और एनालिसिस में जाके डिस्क्रिप्टिव, और इस तरीके से यहाँ पे एक बॉक्स बनाओगे क्रॉस टैब का, क्रॉस टैब करके फिर कि आपके सामने नेक्स्ट बॉक्स ये होगा ओपन, उसके सामने जेंडर होगा, और इस तरीके से यदि आप ऐसे ही वहां पर रिप्लाई करके आते हो उसे बना के, टेबल्स बेसिक टेबल्स के स्ट्रक्चर्स कुछ भी हो, बट लगना चाहिए कि हाँ SPSS ही है ये, मतलब, बट आपको 100% मार्क्स मिलेंगे, इवेल्युएशन होगा, ठीक है ना? इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि या फिर हम दूसरी जगह से कंडक्ट कर सकते हैं कि एनालिसिस में जाओगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और जितने भी हमने अभी स्लाइड में देखे हैं जो आपके यूनिवेरिएट टेस्ट है, वे सारे के सारे टेस्ट इसी में मिल जाएंगे। बाकी ये एक ह्यूज है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें जैसे कि एक्सेल की लिमिटेशन का नहीं पता तो देन SPSS की लिमिटेशन का भी नहीं पता, बस हमें यही है कि अपने काम लायक बहुत थोड़ा कुछ आता है, ज्यादा नहीं आता, और उसमें भी बंदा बोलता है कि भाई ठीक है जी, तो हमारे पे इतना ही बहुत कम सॉफ्टवेयर आता है। यदि कोई बोल रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ इसमें, तो देन ये सोचो कि जो बड़ा एक्सपर्ट है ना उस पर भी टोटल सॉफ्टवेयर नहीं आता ड्राइव करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड है जो कई बार तो बनाने वाले को भी नहीं पता कि कितनी कमांड है। क्लियर बेटा? जिसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसे भी नहीं पता कि कितनी कमांड है। ठीक है जी? हेलो? ठीक है सर। हाँ, जैसे कि एक्सेल भी बच्चे, हाँ जी सर। एक्सेल जिसने बनाया है उसने ये बोला था कि भाई बहुत अच्छा एक्सेल है, बट मैं इसमें ये नहीं जानता कि इसके फंक्शंस कितने हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो। आप जितना आप इसे डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये भी फंक्शंस कर देता है, ये सारे टेस्ट आप एक्सेल में भी कंडक्ट कर सकते हो, बट एक्सेल एंड SPSS में एक ही डिफरेंस है कि सपोज दैट जैसे कि हमारे इस डेटा शीट में ये जो हमारी डेटा शीट है इसमें कुछ कॉलम एम्पैथी खाली है, जैसे ये है, मान सपोज दैट कोई कॉलम खाली रह गया, कुछ दिखाया था ना मैंने स्पेस दिया हुआ था, चलो मान लेते हैं कि यस सर। ये कॉलम खाली है, तो देन SPSS में जब आप हाँ कमांड जी। करोगे तो ये आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा, बट एक्सेल में यदि आपने कॉलम छोड़ दिया तो एक्सेल आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है ना? एक्सेल आपको रिजल्ट नहीं देगा,
बट एसपीएसएस आपको रिजल्ट दे देगा बस ओनली वन डिफरेंस बिटवीन, यानी कि और भी डिफरेंस है बट मेगा डिफरेंस यही है कि सपोज दैट यहाँ पे कुछ गलत वैल्यू डाल दी तो देन एसपीएसएस आपको रिजल्ट दे देगा बट एक्सेल आपको रिजल्ट नहीं देगा। कॉलम या रो कोई भी खाली एम्पैथी रहेगी तो देन आपको एक्सेल रिजल्ट नहीं दे सकता, आपको ये एसपीएसएस आपको रिजल्ट दे देगा। सो दैट इज मेजर डिफरेंस बिटवीन एसपीएसएस एंड या की डिफरेंस बिटवीन एसपीएसएस एंड एक्सेल। सो इसीलिए स्टैटिस्टिक में जो है या सोशल साइंस में ये एसपीएसएस ज्यादा यूज होता है। ठीक है बेटा, ये समझ में। अच्छा आगे मैं और चीज बताता हूँ, 5-7 मिनट आपकी वो बच रही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में जाके आप क्या क्या कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के बाद ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज